हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन के बिजनेस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एज यू नो कि आपके सीए फाउंडेशन के पेपर नंबर 2 दो भाग में डिवाइड होते हैं, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। बिजनेस लॉ में कुछ आपके लीगल एक्ट कवर करने हैं, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हेडिंग डालेंगे हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एज यू नो कि ये जो वर्ड एक्ट है, एक्ट विच इज रिलेटेड टू लॉ, ये कानून है हमारा। कानून मीन्स इट इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसका फॉलो करना हमारी मजबूरी होती है। अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कुछ आप नाम सुनते होंगे, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट विच इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। उसी में से एक एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके आगे एक ईयर आपका शो हो रहा है 1872। ये ईयर अगर देखें तो इसका ईयर ऑफ बॉर्न है, यानी इस साल इसका जन्म हुआ, इसे गवर्नमेंट द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया। 1872 में ये एक्ट आपका कंस्टिट्यूट हुआ। डेट वाइज भी अगर बात करें तो इट केम इन फोर्स 1st of September 1872, यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1st of September 1872 को इम्पोज किया गया, लागू किया गया। इससे पहले ये एक्ट नहीं था, ये कानून नहीं था। लेकिन किसी भी इस एक्ट को जानने से पहले, डिटेल डिस्कशन करने से पहले, हमें पहले इसका उद्देश्य, इसका पर्पस जान लेना बहुत जरूरी है। कोई भी एक्ट कंस्टिट्यूट किया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस, उद्देश्य, प्रेम्बल जरूर होता है। उस पर्पस को पूरा करने के लिए सरकार कानून बनाती है, जो कि एक्ट के रूप में हमारे पास आता है। तो ये वर्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1872 में लाया गया, क्यों लाया गया? तो इसको सिंपल, इसके पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्रक्स की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन में इसे बताया जा सकता है। इस पूरे एक्ट को लाने का उद्देश्य सिंपल सा था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस एक्ट का पूरा उद्देश्य एक लाइन, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बस इसी लाइन के लिए आपका ये पूरा एक्ट बना है। हम सोचते हैं सर, नॉर्मली ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो वादा करते हैं वो निभाना चाहिए, लेकिन निभाना चाहिए और निभाना पड़ेगा में फर्क होता है। अगर मैं 1872 से पहले की अगर बात करूं तो अगर आप वादा करते थे तो उसको निभाना इट्स योर मोरल ऑब्लिगेशन। लेकिन 1st of September 1872 के बाद ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन बन गया। सिंपल सा, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए 1872 से पहले आप मेरे पास आते हैं कि सर हमें लॉ की क्लास करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको क्लास करवाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको फीस पे करनी होगी। आपने कहा ओके, जो भी फीस है, मान लो 2000 रुपीज फीस पे करनी है। आपने मुझे फीस पे कर दी, दैट मीन्स आपने अपना वादा निभा दिया। अब मेरे वादा निभाने की बारी कि मुझे आपको पढ़ाना है। आपने मुझे फीस पे किया, मैंने लॉ की क्लास शुरू की, पढ़ाना शुरू किया। कुछ क्लास बाद मैंने कहा कि अब मेरा दिल नहीं करता, अब जान नहीं पढ़ाते। आप कहे सर ये क्या, आपने हमें वादा किया है, क्या आप मुझे लॉ की क्लास पढ़ाएंगे? इसके लिए हमने फीस भी पे किया। मैं कह रहा हूं कि हाँ मैंने वादा किया है, लेकिन अब मेरा पढ़ाने का मूड नहीं, मैं नहीं पढ़ाता। आपने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बात कानून की हो रही है तो कानूनी फैसले कहाँ होते हैं? कोर्ट में होते हैं। आप कोर्ट में पहुंच गए,
मेरे पे केस फाइल कर दिया कि सर ने मेरे से 2000 रुपए लिए, जिसके बदले उन्होंने प्रॉमिस किया था कि लॉ की क्लास देंगे, अब वो क्लास देने से मना कर रहे हैं। बात कोर्ट की आई तो बुलाव आया मेरा, मैं भी कोर्ट में पहुंचा। जज साहब हमसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने इनसे वादा किया था लॉ पढ़ाने के लिए? मैंने कहा हाँ। इसके लिए फीस भी लिया आपने 2000 रुपीज? मैंने कहा हाँ। मैं कोर्ट में एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये एक अलग मुद्दा हो गया कि मैं झूठ बोलूंगी, ना ना ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया, वो अलग इश्यूज। मैं कह रहा हूं कि हाँ मैंने वादा किया था इन्हें, इसके बदले फीस भी ली है। तो जज साहब कह रहे हैं फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं पढ़ा था, बात 1872 से पहले की हो रही है। मैंने कहा नहीं पढ़ा था, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा था, मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का। सवाल यह उठता है कि जज साहब मुझे क्या सजा देंगे, क्या आदेश देंगे? आपको अच्छी तरह पता है कि कोर्ट में जज साहब कोई भी फैसला सुनाते हैं तो वो किसी न किसी लीगल बेस पे, कानूनी तौर पे अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं सुना सकते। तो 1872 से पहले कोई ऐसा कानून ही नहीं था जो मजबूर कर सके प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए, वादा को निभाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में लोग वादा करते थे और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, भूल जाते थे। तो इसीलिए यहां पे अगर देखा गया तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और उन्होंने लगा कि नहीं, इस उद्देश्य से भी कानून बनना चाहिए जिसके तहत अगर कोई वादा करता है तो वो निभाने के लिए लीगली मजबूर हो। और इसीलिए एक एक्ट का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा अगर प्रीम्बल उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन में उसका मतलब है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो आइए इस उद्देश्य के साथ ये एक्ट बना। अब इस एक्ट में क्या क्या बातें हैं उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले ले इस एक्ट का। देखिए ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जब कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1872 में, तो इसमें टोटल सेक्शन, एक्ट को सेक्शन वाइज कवर किया जाता है, यह बात आपको पता है। टोटल सेक्शन 266 सेक्शन इसमें अगर देखे गए तो डाले गए, यानी जितनी बातों को इसमें कवर की गई वो कितने सेक्शंस में कवर हुई? सेक्शन 266, 266 सेक्शन में कवर हुआ। लेकिन इस 266 सेक्शन को समय के साथ साथ थोड़ा अगर देखा जाए तो इसमें कुछ बदलाव आए, उस बदलाव पे थोड़ा सा हम लोग पहले गौर फरमाएंगे। इसमें सबसे पहले सेक्शन 1 to 75 जो आपकी कवरेज थी वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक बातें आपके सेक्शन 1 to 75 में कवर किए गए। लेकिन आगे बढ़े, सेक्शन 76 to 123 इसमें एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया गया विच इज रिलेटेड टू सेल। सेक्शन 1 to 75 तक बेसिक बातें, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, प्रॉमिस किया जाएगा वगैरह, ये सारी बातें कवर्ड है। लेकिन इसके बाद सेक्शन 76 से कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर करना शुरू किया। इसी में 76 से 123 तक एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर किया गया जो कि सेल से रिलेटेड था। लेकिन समय की मांग हुई कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक बिजनेस, चूंकि ये बिजनेस लॉ का पार्ट होता है, बिजनेस का एक इसेंशियल थिंग्स है, इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बनना चाहिए। और इसी कारण से ये आपका 76 to 123 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से खत्म कर दिया गया, रिडेंडेड, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के लिए एक अलग एक्ट बना दिया गया
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नाइनटीन 30, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 124 टू 238, सेक्शन 124 टू 238, ये भी स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हैं, जिसमें आगे देखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये अलग अलग टाइप के जो कि स्पेशल पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज, ये कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसको कहां कवर किया गया, सेक्शन 126 टू 238 में। ठीक है जी। फिर इसके आगे बढ़े, फाइनली सेक्शन 238 टू 266, सॉरी 239 टू 266, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड। यहां से अगर देखा जाए सेक्शन 1 टू 75 वो बेसिक बातें, उसके बाद स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग शुरू हो गई। 176 टू 123 एक सेल से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कवर हो रहा था, लेकिन उसको खत्म करके उसके लिए अलग एक्ट ही बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। फिर सेक्शन 124 टू 238 में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी वगैरह। फिर सेक्शन 239 टू 266 ये भी एक स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर करता है पार्टनरशिप का, लेकिन पार्टनरशिप के लिए भी समय की डिमांड हुई, वक्त के तकाजा को देखते हुए कहा गया कि इसके लिए भी एक सेपरेट एक्ट बनाया जाए, एक अलग कानून बनाया जाए, और इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से इसे भी खत्म कर दिया गया, रिडेंडेड, अब नहीं दिखेगा 239 टू 266, और इसके लिए फिर एक अलग एक्ट आपका बन चुका है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये एक, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थोड़ा ओवरव्यू कवरिंग की बात करें तो टोटल 266 सेक्शन का इसका हिस्ट्री है, लेकिन आज के दिन में अगर देखें तो 1 टू 75 बेसिक बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दिखता है, 124 टू 238 कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं, लेकिन 76 टू 123 नहीं दिखेगा, 239 टू 266 नहीं दिखेगा। तो 76 टू 123 के लिए एक सेपरेट एक्ट कंस्टिट्यूट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और 239 टू 266 के लिए भी एक अलग एक्ट बन गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब यहां अगर आपके फाउंडेशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो आपने ये बेसिक बातें कवर करनी है, ये भी आपका एक सेपरेट एक्ट सिलेबस का पार्ट है, ये भी एक सिलेबस का आपका पार्ट है, लेकिन ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको सीए इंटरमीडिएट में कवर करनी है। आपको यानी कवरेज वाइज अगर देखें तो 1 टू 75 वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, बाकी अगर 76 टू 120 मैंने कहा वो तो खत्म हो गया, उसके लिए एक अलग एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो भी पढ़ना है आपको। 239 टू 266 वो भी खत्म हो गया, उसके लिए अलग एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और 124 टू 238 की जो कवरेज है वो आपके फाउंडेशन में नहीं कवर किया गया, उसे कहां कवर किया गया है, इंटरमीडिएट में।
यानी अगर आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो सिर्फ कवरेज कितना, सेक्शन 1 to 75। ठीक है जी, तो ये थोड़ा हमने एक्ट का ओवरव्यू दिया। आइए कहानी को अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उस कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा पहले जान पहचान करनी है हमें, इसीलिए इस चैप्टर को भी पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसी में हम लोग सबसे पहले अभी बात करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी बेसिकली हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ी जान पहचान करनी है, कॉन्ट्रैक्ट को जानना है, पहचानना है। चूंकि नाम ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को ही हमें डिटेल डिस्कशन करना है। तो उससे पहले उसके नेचर, उसके स्वभाव को समझें। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड यही है कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। वर्ड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए अगर इसको मैं सिंपल लाइन में बताऊं कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग को, तो मैं कह सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट एक वादा है। कॉन्ट्रैक्ट एक वादा है जिसे निभाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक वादा है जिसे निभाना पड़ेगा। इसी बात को अगर मैं लीगल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, तो कहा गया कॉन्ट्रैक्ट is an agreement. Contract is an agreement enforceable by law. कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है। अब इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, यहां कहता है कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसे कानून द्वारा लागू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। इन्फोर्स का मतलब क्या है कि वो आपके लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा आप पे इन्फोर्सेबल होगा। इन्फोर्सेबल का मतलब ही होता है इन्फोर्स करना, इसका मतलब कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, इसको सिंपल मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा वादा जिसे निभाना पड़ेगा। थोड़ा कोरिलेट करें, निभाना पड़ेगा का मतलब इन्फोर्स बाय लॉ, और वादा वर्ड का मतलब कहां से है, एग्रीमेंट से है। तो ये वर्ड एग्रीमेंट का सिंपल मीनिंग मैं वादा से करूं, कहा नहीं, ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी और थोड़ा अगर सेंस इसका देखा जाए तो पूरा आप इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसको थोड़ा टेक्निकल और हम लोग डिटेल बात करेंगे। ये वर्ड अगर एग्रीमेंट की बात करें तो एग्रीमेंट को समझने के लिए, या यूं कहें कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल समझने के लिए आपको इसको शुरू से, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होती है और कब जाके हमारे कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, आपको डिटेल उसके सीक्वल को समझना होगा। देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत, ध्यान रखें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत एक वर्ड आता है ऑफर। ऑफर से कहानी शुरू होती है। जैसे सिंपली सोचिए कि आपको लॉ की क्लास करनी है, आप मेरे पास आते हैं और आप हमसे कहते हैं कि सर क्या आप मुझे लॉ पढ़ा देंगे। दैट मीन्स यू मेड अ ऑफर, आप मुझे ऑफर कर रहे हैं लॉ पढ़ाने के लिए। क्या सर आप मुझे लॉ पढ़ा देंगे, दैट मीन्स एन ऑफर। मैं कहता हूं कि हाँ ठीक है मैं पढ़ा दूंगा। मैंने कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब ऑफर में ऐड हो जाता है यदि एक्सेप्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ऑफर से होती है जिसमें ऐड हो गया अगर एक्सेप्टेंस, तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। नो,
ये फिर बन जाता है वर्ड प्रॉमिस। ऑफर में यदि एक्सेप्टेंस जोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या बनेगा? प्रॉमिस। कहा ठीक है। अब लेकिन मैं कहता हूं क्या मैं फ्री में पढ़ाऊंगा? नहीं, इसके लिए मैं कहता हूं कि मुझे फीस चाहिए। तो वो फीस तय होता है, व्हाटएवर अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट तय किया जाएगा। इट इज आप मुझे लॉ पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं फीस पे करूंगा। वो फीस मेरे और आपके मर्जी से एक सर्टेन अमाउंट तय किया जाएगा, विच इज कॉल्ड कंसीडरेशन, प्रतिफल। यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे क्या दोगे? तो वो क्या कहलाएगा? कंसीडरेशन। तो अभी तो मैंने सिर्फ ऑफर में एक्सेप्टेंस जोड़ा, इट बिकम्स प्रॉमिस। और इसी प्रॉमिस में कहता है कि यदि कंसीडरेशन ऐड हो जाए, इस प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाए, ये सब चैप्टर बाय चैप्टर बन के आएंगे। अभी इसी में लंबी डिस्कशन चलेगी हमारी। उसमें ऑफर भी चैप्टर बनेगा, एक्सेप्टेंस भी चैप्टर, कंसीडरेशन भी चैप्टर। अभी ब्रीफली समझिए ऑफर का मतलब क्या, कि यदि आप कुछ करने या ना करने की इच्छा जाहिर करते इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले। जैसे आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आपने कहा क्या सर आप मुझे पढ़ाएंगे? तो इसका मतलब ये आपने ऑफर किया। इसके बाद हमने कहा हाँ मैं पढ़ाऊंगा, यानी मैंने अपनी कंसेंट दे दी, सहमति दे दी, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो जब ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ा, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। लेकिन फिर कहा कि हाँ मैं जो पढ़ाऊंगा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो एक सर्टेन अमाउंट की बात हुई, दैट इज कंसीडरेशन। तो जब उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन जुड़ जाता है तो इट बिकम्स एग्रीमेंट। ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट, ठीक है जी। तो हम लोग यहां पे हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के पीछे की कहानी, एग्रीमेंट कैसे बनता है, तो उसके पीछे का सीक्वल, पहले ऑफर आएगा, उसमें एक्सेप्टेंस जुड़ेगा, वो बनेगा प्रॉमिस, और उस प्रॉमिस में कंसीडरेशन की बात जब हो जाएगी तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। लेकिन क्या ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नो, कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स हो। इसका मतलब कि एग्रीमेंट में हमें एक चीज जोड़ना पड़ेगा, प्लस इनफोर्सेबिलिटी। और क्लियर करने के लिए लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी अगर ऐड हो गया तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के पीछे की ये सिक्वल कहानी है। इज दैट क्लियर? जैसे एक सिंपल एग्जांपल में आप समझिए इसे। जैसे देखिए ये हमारे अमिताभ बच्चन, नाम तो सुना होगा, हाँ जी, ये स्टार है हमारे। अमिताभ बच्चन को एक कार की जरूरत हुई, बड़े पैसे वाले तो बड़ी कार खरीदेंगे। टाटा की जगुआर कार आती है, लगभग 1 करोड़ की वो कार होती है। वो कार इनको परचेज करने की इच्छा हुई, तो इन्होंने ऑफर किया। कार टाटा की है तो टाटा के मालिक को इन्होंने ऑफर कर दिया। ये हमारे टाटा कंपनी के मालिक रतन टाटा जी, इनको इन्होंने ऑफर किया टू परचेज अ कार। एक कार परचेज करने का ऑफर किया। बताइए, शुरुआत हो गई, इन्होंने कार परचेज करने का ऑफर किया। अब रतन टाटा जी बताइए, अगर उनको कार बेचनी है तो वो क्या करेंगे? इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। तो लीजिए जी, एक्सेप्ट कर दिया इन्होंने ऑफर। अब जब ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब यह है कि रतन टाटा जी बाउंडेड हो गए एक कार देने की। बात जगुआर कार की हो रही है, तो रतन टाटा जी देंगे एक कार। लेकिन बताइए क्या ये कार फ्री में देंगे? नो, कंसीडरेशन की भी बात होगी। तो कंसीडरेशन में अमिताभ बच्चन जी इनको क्या देंगे? पैसा देंगे। एक सर्टेन अमाउंट तय होगा, वो अमाउंट कितना ये इनके बीच की बात होगी। लेकिन हाँ, वो भी क्लियर किया जाएगा एग्रीमेंट में कि हाँ ये कार 1 करोड़ रुपए की, तो 1 करोड़ रुपया दाम तय हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए ऑफर आया, एक्सेप्ट हुआ, जिसमें कंसीडरेशन की बात हो गई, तो बताइए अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं वर्ड कंसीडरेशन की बात करूं तो वर्ड कंसीडरेशन
ये क्या है आपका, तो ये भी कंसीडरेशन। ये कंसीडरेशन बताइए किसके लिए, फॉर रतन टाटा, यानी इनके लिए कंसीडरेशन है। अब लेकिन अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि मैं आपको, अगर मान लो ये कितना, ये 1 करोड़ रुपया हुआ, ये 1 करोड़ रुपए इनको दे रहे हैं, तो इसके बदले में अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा, तो कहा रतन टाटा कि हम आपको जगुआर कार देंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये कार, ये ऑल्सो कंसीडरेशन है, ये भी आपका कंसीडरेशन है। हाँ, ये कंसीडरेशन किस बात के लिए, किसके लिए, कंसीडरेशन फॉर अमिताभ। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कंसीडरेशन केवल वन साइडेड नहीं होता। जैसे अगर मैं आपको पढ़ाता हूं तो बदले में आप मुझे फीस देंगे, वो फीस मेरी कंसीडरेशन, और आपने मुझे फीस दी उसके बदले में मेरा पढ़ाना वो आपका कंसीडरेशन होगा। तो कंसीडरेशन हमेशा याद रखिएगा बोथ साइडेड, दोनों साइड होना चाहिए। तो यहां पे कंसीडरेशन अगर पूछा जाए कि कंसीडरेशन क्या है, तो केवल आप ये पैसे को कंसीडरेशन नहीं कह सकते, ये पैसा भी कंसीडरेशन है और ये जगुआर कार भी कंसीडरेशन है। तो इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि सर ऑफर आया, ऑफर में एक्सेप्ट हुआ, ऑफर प्रॉमिस बना होगा, प्रॉमिस में फिर कंसीडरेशन भी दिख रहा है कि जगुआर कार और ये पैसा कंसीडरेशन आया, इट बिकम्स एग्रीमेंट। लेकिन एग्रीमेंट में आपने कहा सर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी वर्ड जोड़ना है, वो इन्फोर्सिबिलिटी सर इसमें कहीं दिख नहीं रहा। ऑफर दिख रहा है, एक्सेप्टेंस दिख रहा है, कंसीडरेशन दिख रहा है, वेयर इज इन्फोर्सिबिलिटी। तो देखिए, वर्ड इन्फोर्सिबिलिटी को आपने अलग से समझना होगा कि इन्फोर्सिबिलिटी है या है नहीं है, इसमें थोड़ा सा लीगल बातें आती हैं, जिसको सिंपल मैं आपको समझाता हूं कि यदि कोई एग्रीमेंट आपके डोमेस्टिक, फैमिली या सोशल बेसिस पे तैयार किए जाते हैं तो उसमें इन्फोर्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है। हाँ, लेकिन अगर वो बिजनेस एक्टिविटी हुआ, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए हुआ, तो इनबिल्ट होता है उसमें, आपका लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन और रतन टाटा, इनके बीच जो डील हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है, विच इज नॉट निदर सोशल नॉर आपका फैमिली और डोमेस्टिक, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इन्फोर्सिबिलिटी इनबिल्ट है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पापा कहते हैं कि यदि आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास कर जाएंगे तो आपको एक बाइक दिलाएंगे, पापा ने ऑफर किया कि फाउंडेशन का एग्जाम पास करो, बाइक कंसीडरेशन, बाइक में आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, आपका पढ़ के एग्जाम पास करना कंसीडरेशन, आपने दिल लगा के पढ़ाई की और फाइनली आप फाउंडेशन पास कर गए। आप फाउंडेशन पास करने के बाद आप पापा के पास जाते हैं, कहते हैं पापा हमने अपना वादा पूरा किया, पास कर गए हम फाउंडेशन, चलिए फटाफट मुझे बाइक दिलाइए। पापा कहते हैं अच्छा ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा लगे हाथ, पहले इंटरमीडिएट भी पास कर लो, सीए बन जाओ, बाइक दिला देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आपने कहा नहीं नहीं पापा, आपने वादा किया था कि फाउंडेशन पास करेंगे तब दिलवाएंगे। ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी एक लेवल और पहले पास करो, पहले इंटरमीडिएट कर लो, तब जरूर दिलवा देंगे। आपने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा पापा, अब मुलाकात कोर्ट में होगी आपसे, हम लीगली बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये बनता है यहां कि क्या आपके और पापा के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या वो एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? तो यहीं पे कोर्ट बोलेगा कि नो नो, इट्स अ फैमिली अरेंजमेंट, ये फैमिली रिलेटेड मैटर है और इसीलिए इसमें इन्फोर्सिबिलिटी की कमी पाई जाएगी। तो ये एक एग्रीमेंट तो है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि इन्फोर्सिबिलिटी से रिलेटेड अगर बात करें तो नॉर्मली फैमिली या डोमेस्टिक या सोशल रिलेटेड एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। हाँ, अगर बिजनेस से रिलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी से है तो उसमें आपका ऑटोमेटिकली इन्फोर्सिबिलिटी होती है, तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है। इज दैट क्लियर? तो ये है कहानी आपके एक कॉन्ट्रैक्ट की। तो आइए ध्यान से देखें, कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में जो हमने बात की, तो एक कॉन्ट्रैक्ट की बताइए शुरुआत कहां से होती है? तो एक ऑफर से,
जो ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ता है तो फिर प्रॉमिस बनता है, उसमें कंसीडरेशन आया तो एग्रीमेंट बना, और एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी की बात होगी तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। बहुत लोग गलती करते हैं कि ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ, बात कॉन्ट्रैक्ट हो गई ना, उसमें कंसीडरेशन और लीगल इनफोर्सिबिलिटी जैसे वर्ड को भी ध्यान से देखना होता है। तो आइए देखिए ध्यान से, यहां पे ये आपकी स्टडी मैट का ही पेज है, जिसमें देखिए आपने सबसे पहले यहां वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन वाइज कवर करना है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H, सेक्शन 2 क्लॉज H में वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है, जिसके लिए क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो वर्ड एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट वर्ड, जिसको लॉ द्वारा इन्फोर्स किया गया तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना। इसका मतलब बताइए, दो वर्ड कौन कौन सा आ गया, एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, दो चीज जोड़ दें तो बताइए वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इसी में देखिए फिर आगे एग्रीमेंट को भी समझाया है, ध्यान से देखिएगा। एग्रीमेंट के लिए क्या कहता है कि द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज, ये आपका सेक्शन ऑफ द एक्ट डिफाइन एज, क्या डिफाइन कर रहा है कि एवरी प्रॉमिस, इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉमिस, एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। यानी एग्रीमेंट क्या है कि प्रॉमिस जो फॉर्म किया गया हो कंसीडरेशन के साथ, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। इसका मतलब बताइए, ये कह रहा है प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर कहा सर प्रॉमिस क्या, तो सेक्शन 2 क्लॉज B में वर्ड प्रॉमिस को भी डिफाइन किया गया है। देखिए कहता है कि when the person, डिफाइन किसको डिफाइन कर रहे हैं, प्रॉमिस को डिफाइन कर रहे हैं कि when the person to whom the proposal is made, proposal का मतलब होता है ऑफर, proposal का क्या मतलब होता है, ऑफर, कि ऑफर is made signifying his assent thereto, यानी कि जब कोई ऑफर कर रहा है इस इंटेंशन से कि सामने वाले की असेंट, असेंट का मतलब सहमति, कंसेंट, एक्सेप्टेंस मिल जाए, to the proposal is said to be accepted, और वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो कहता है proposal when accepted, यानी ये प्रपोजल का मतलब हो गया ऑफर, when accepted, accepted का मतलब एक्सेप्टेंस, तो becomes a promise, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस वो क्या बना, प्रॉमिस बन गया। तो ध्यान से वर्ड कॉन्ट्रैक्ट को आपने डेफिनेशन रिटेन कर लेना है, एग्रीमेंट को रिटेन कर लेना है, और प्रॉमिस वर्ड को रिटेन कर लेना है, ठीक है जी। तो इसी बेस पे आगे देखिएगा कि आपने ऑफर में यदि हम जोड़ेंगे क्या, एक्सेप्टेंस, तो बताइए वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा प्रॉमिस। ऑफर में जोड़ा एक्सेप्टेंस तो क्या बना, वो प्रॉमिस। फिर प्रॉमिस में यदि हम जोड़ेंगे क्या, कंसीडरेशन, तो बताइए कंसीडरेशन जोड़ेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, वो बनेगा एग्रीमेंट, और फिर एग्रीमेंट में जोड़ा जाएगा क्या, इनफोर्सिबिलिटी, तब जाके हमारा तैयार हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की कहानी। तो कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर से, ऑफर में एक्सेप्टेंस जुड़ा, बना प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन जुड़ा, बना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी जुड़ गया, इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए समझ आ रहा है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे देखिए ध्यान से कि एक आपका क्वेश्चन यहां पे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक का, कि वर्ड एग्रीमेंट और वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वर्ड एग्रीमेंट एक वर्ड आपका एग्रीमेंट है और दूसरी तरफ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत आम बोलचाल की भाषा में इन दोनों वर्ड को एक मान लिया जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक नहीं है। एग्रीमेंट के बारे में हमने देखा
कि एग्रीमेंट में क्या हुआ, ऑफर आया, ऑफर में प्लस हुआ एक्सेप्टेंस, और उसमें कह सकते हैं ये बना था क्या, प्रॉमिस, और इसमें एक और चीज ऐड कर दे क्या, कंसीडरेशन, तब जाके ये क्या बना, ये बना एग्रीमेंट। लेकिन दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में हमने कहा कि एग्रीमेंट तो लाना ही लाना है, इसमें आपको प्लस करना होगा क्या, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। जब आप लीगल एनफोर्सेबिलिटी ऐड करेंगे तब जाके वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एग्रीमेंट जरूर होंगे, लेकिन क्योंकि एग्रीमेंट में ही तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ा तो बना है कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट है तो अंडरस्टूड है, वो एग्रीमेंट तो है ही है। लेकिन बताइए क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जरूरी नहीं है। अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ना हुआ तो, जैसे अभी हमने बात की फाउंडेशन वाले, आपका पापा ने कहा कि फाउंडेशन पास करो तो आपको बाइक दिलाएंगे, ये एग्रीमेंट है लेकिन लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की कमी है इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो इसी बेस पे एक लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपका कहा जाता है, ये याद रखेंगे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, but all agreements are not contract। बताइए ये लाइन अपने आप में सही है नहीं, बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो इस लाइन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहले तो एक नंबर का क्वेश्चन, Is it true all a contract or agreement but all agreement are not contract? बिल्कुल एकदम सही है। क्यों? तो ये डिफरेंस बताता है कि एग्रीमेंट तो बन जाता है लेकिन अगर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी जुड़ेगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए अगर कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है तो अंडरस्टूड है कि फिर वो एग्रीमेंट तो जरूर होगा, लेकिन एग्रीमेंट बना तो इसमें आपका लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आएगा तब कॉन्ट्रैक्ट, नहीं आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस बेस पे 100% करेक्ट है। और अगर कहता है कि इसको थोड़ा डिटेल कीजिए तो डिटेल करने का मतलब ही है कि ये आपसे डिफरेंस की बात कर रहा है कि बताइए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। तो एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन से ही बन जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी चाहिए। दोनों को डिफाइन अलग अलग किया गया है। नेचर वाइज अगर देखा जाए तो एग्रीमेंट वाइडर टर्म्स है, ये वर्ड वाइड है इन कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। कैसे वाइड हो गया? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एग्रीमेंट तो है ही है, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जरूरी है क्या? नो, तो वाइडर टर्म हो गया। ठीक है जी। और एक डिफरेंस तो ये है ही है आपका नेचर वाइज, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेसिक का, ये एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के फर्क को समझिए। फर्क हमने बेसिकली बहुत क्लियर किया, इसके डिफरेंसेस को भी आपके जैसे स्टडी मैट के चार्ट वाइज हमने कवर जो किया वो देख लीजिए। आइए, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यही कुछ डिफरेंस आपके स्टडी मैट का ही हमने लिया है जिससे कि आपको स्टडी करने में आसानी हो घर पे भी। देखिए सबसे पहले मीनिंग वाइज एग्रीमेंट को अलग सेक्शन 2 क्लॉज ई में डिफाइन किया गया और कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 2 क्लॉज एच में डिफाइन किया गया, जिसमें एग्रीमेंट के लिए क्या कहा गया? एग्रीमेंट के लिए कहा गया कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी प्रॉमिस में कंसीडरेशन अगर ऐड हो गया तो वो हमारा क्या बन गया? एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस और प्लस चाहे तो यहां पे हम जोड़ सकते हैं क्या? कंसीडरेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया? एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, यानी एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। तो दैट इज अ डिफरेंस बाय मीनिंग, बाय डेफिनेशन। स्कोप, दायरा बताइए किसका बड़ा है? तो एग्रीमेंट का दायरा बड़ा है। तो देखिए कह रहा इट इज अ वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेता है लेकिन सोशल एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रह जाता है।
तो इसलिए कहता है लीगल भी एग्रीमेंट और सोशल भी एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देखिए थोड़ा नैरो होगा इन कंपेयर टू एग्रीमेंट। इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस विद द specification that contract is only legally enforceable agreement, not social or family or domestic। तो दायरा थोड़ा कम हो गया। लीगल ऑब्लिगेशन, बताइए क्या एग्रीमेंट पूरा करना आपकी लीगल जिम्मेवारी है? नो, एग्रीमेंट पूरा करना नहीं, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट अगर जब बन जाएगा तब आपके लिए वो लीगली इन्फोर्सेबल हो गया, आप कानूनन रूप से मजबूर हो गए। लेकिन जब तक वो एग्रीमेंट तक ही रहेगा, यू आर नॉट लीगली लाइबल टू परफॉर्म इट। तो वही कहता है कि इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन आपका क्रिएट नहीं करता है। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। मोरल ऑब्लिगेशन होता है, मोरल और लीगल में फर्क होता है। ये मोरल आपका यानी एथिकल वे में कि हमें निभा देना चाहिए, बट इट इज नॉट लीगल, कानूनी रूप से मजबूर नहीं है। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कहता है नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, फिर कानूनी रूप से बाध्य हो गए, आपको आपकी मजबूरी हो जाएगी लीगली कि आप उसको निभाइए। नेचर वाइज बताइए, तो नेचर भी हमने बताया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी, कर सकते हैं इसे पूरा। तो आज हमने देखिए कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को जान पहचान हमने शुरू किया है। सबसे पहले हमने इसमें कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन को लिया। इंपॉर्टेंट पार्ट हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में एग्रीमेंट, प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस जैसे वर्ड इसमें इन्वॉल्व होते गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होता है उसका एक सीक्वल देखा हमने कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस हुआ, फिर आपका लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ते हुए हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर उसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मली एक जैसा समझा जाता है उसका, लेकिन हमने बेसिक डिफरेंस देखा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को फर्क भी अब हम कर सकते हैं कि जब तक एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आता, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं आती, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो आज हम लोग थोड़ा यही रुकते हैं और इस क्लास को कंटिन्यू आपने अगर देखना है तो आपने YouTube पे KSP क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहे। और अगर आपको लगे कि इस क्लास से आपको बेनिफिट हो रहा है तो जरा लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।